एक परिवार जो बनता है, उस परिवार को बनाने के लिए धुरी होती है एक महिला। वो माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, किसी भी रूप में हो, वो एक महिला है जो एक पूरे परिवार को बनाती है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि देखिए वो व्यक्ति कितना सफल है, कितने बड़े आदमी हैं, ये कितना, इनका बेटा कितना सफल है। लेकिन उस माँ का त्याग, उस बेटी का त्याग, उस बहन का त्याग कई बार अनदेखा रह जाता है। और आज नवीन के नुक्कड़ पे मैं बात करने जा रहा हूं एक माँ से, एक बेटी से, एक बहन से, जिनका नाम है सुधा सिंह जी। सुधा सिंह जी एक समृद्ध परिवार से आती हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत लंबा युग जिया। इनके पुत्र आईपीएस सर्विस में रहे, इनके पति फौज में रहे, इनके पिता का जो है अपना एक बिजनेस था, राजनीति से संबंध था। तो इन्होंने पूरा किस तरह से समाज को देखा है, साहित्य को पढ़ा है, दुनिया को देखा है, किस तरह से चीजें बदलते देखी हैं, ये बात करने के लिए आज आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको ना एक तो देखते ही सबसे पहले जो वो होता है ना कि फीलिंग, जो मम्मी जैसी मम्मी, वो वाली फीलिंग आती है देख के ही। तो कल जब मेरी मुलाकात हुई तो एकदम, कल हम जब बात कर रहे थे फ्री नहीं, हमारी पहली मुलाकात हुई, और जब फ्री बात कर रहे थे तो वाकई नहीं, हम तो इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे जब बात होनी शुरू हुई तो मैं उस दौर को जब देखता हूं तो प्रेमचंद का एक उपन्यास गोदान, तो मैं बिहार के गांव से आता हूं, तो हमने ठीक है वो साहूकारी और गरीब मजदूर देखे, लेकिन गोदान जो है साथ ही साथ उसी समय में शहर का एक और वर्ग दिखाता था, जिसमें मिस मालती है, राय साहब है, वो शहर का वर्ग अलग है। आप भी एक ऐसे परिवार से थी जिसका बिजनेस था, जिसका राजनीति में भी हस्तक्षेप था, तो आप समाज को कैसे देख रही थी उस समय? उस समय का समाज में भी वैभव जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और उस समृद्ध परिवार की जो महिलाएं थीं वो सिवाय प्रबंधन के सिवा कुछ नहीं करती थीं। घर का सारा कामकाज जो सब कुछ उनके जो है वो सहायक ही करते थे, और वो केवल पुरुष वर्ग तो काम करता था, लेकिन महिलाएं सिर्फ अपने वेशभूषा, अपने आभूषण और तक ही सीमित रह जाती थीं, और उनको इवन अपने बच्चों के प्रति भी सजग नहीं थी। उनके बच्चों का भी भरण पोषण या पालन पोषण जो है वो भी सहायिकाएं करती थीं, और सच कहा जाए तो उनको अपने उत्तरदायित्व का भी भान बिल्कुल नहीं था कि मातृत्व का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म अपनाती थी, ये भी मुझे कोई समझ नहीं आता। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि पत्नी का जो धर्म है वो भी बहुत ही कर्तव्यपूर्ण होना चाहिए, कि उसको अगर पुरुष भी अगर कहीं भी डगमगाता है तो उसको सही दिशा निर्देश करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं कि समृद्ध परिवार की जो महिलाएं थीं उस समय का दौर अगर मैं अपने बचपन का देखूं तो शायद उनको स्व से अधिक उनको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी अपना, और अगर अवकाश मिलता था तो वो सब अपना सम्मिलित होकर बात करती थी। और आज भी जो मैं देख रही हूँ उसका ही कुछ मिला जुला रूप वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई भी शहर हो। तो क्या उसको ऐसे देखें कि महिलाओं की ये चॉइस थी कि नहीं मुझे घर में रहना है, सजना संवरना है, या एक सिस्टम के तहत ये कर दिया कि तुम्हारा काम ये है, तुम खुश रहो, काम करने के लिए नौकरानी है, काम कर रही है, तुम बस घर में रहो, बाहर मत निकलना? क्योंकि आपने तो पढ़ाई भी की है, पढ़ाई लिखाई भी आपकी काफी अच्छी हुई है। आपका जो पहला प्रश्न था कि महिलाएं जो है घर में रह जाती थी, ऐसा नहीं था। जहां पुरुष वर्ग तो व्यवसाय करता था अपने कर्तव्य, क्योंकि अगर पुरुष वर्ग समृद्ध घराने का अगर वो काम नहीं करेगा और अगर अपने व्यवसाय को नहीं देगा, प्रबंधन नहीं करेगा, तो उसका व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा ही नहीं। तो पुरुष वर्ग तो अपना निश्चित समय पर अपना काम पे निकल जाते थे। लेकिन जो महिलाएं थीं वो पुरुष वर्ग तक की अपने को किसी तरह से अपने को रुकी रहती थी। जहां वो चले गए वहां वो अपने ऐशो आराम और अपने को वेशभूषा को सुसज्जित करके और वो भी अपने मनोरंजन के लिए अपना गंतव्य स्थान जो भी हो उस तरफ निकल पड़ती थी। दूसरा आपका प्रश्न ये था शिक्षा के बारे में। तो मैं मेरा बहुत ज़्यादा
तो बाकी जगह की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक राजपूतों का सवाल है तो मैं राजपूत परिवार से हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध था। लड़कों को तो पूरी छूट दी जाती थी, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रतिबंध किया जाता था और वो को इवन पढ़ाई से भी वो सुविधा नहीं मिलती थी जो कि लड़कों को दी जाती थी। उसमें भी पिता का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता था, चाहे उस बच्ची में योग्यता क्यों न हो। उसके साक्षात उदाहरण मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो आपकी लेकिन कोलकाता में आपकी पढ़ाई भी, एक तो यह था कि उस समय में लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजना है, लेकिन आपको पढ़ने तो भेजा गया था, तो यहाँ पे भुक्तभोगी आप कैसे इसको कह रही हैं? इसको मैं इसलिए भुक्तभोगी कहूंगी क्योंकि जो मैं जहाँ पढ़ना चाहती थी और जहाँ मेरा दिल करता था वहाँ मुझे नहीं भेजा गया। वहाँ मेरे पिताजी का ये होता था, चूंकि ये लड़की है और इसको दूर नहीं भेजेंगे, इसको घर के पास होना चाहिए और इसको सुरक्षित वातावरण में, दूर से उनको लगता था कि दूर जाएगी, दूर जाना ठीक नहीं है। जबकि इन लोगों के पास खुद के समृद्ध घराना था, खुद के इनके पास वाहन थे, सब कुछ सुख सुविधा थी, वो कर सकते थे। लेकिन यह विरोधाभास ये समाज का मेरी समझ से परे है कि लड़कों को तो पूरी छूट दी जा रही है और लड़कियां उस अधिकार से वंचित है। तो जैसे कि अगर मैं थोड़ी अपने आगे पढ़ाई की बात करूं, मैं हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई की गई कि मेरे घर के बगल में एक से सूरजमल जालान बालिका विद्यालय था, वहां पढ़ाया गया। लेकिन उस बालिका विद्यालय में भी जब मैं हायर सेकेंडरी में उस समय पहुंची तो वहां पर मेरा संस्कृत में और मेरा मनोविज्ञान में, दो चीज में मेरा डिस्टिंक्शन था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कॉलेज स्ट्रीट में मैं संस्कृत कॉलेज में पढूं, जहां से ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकले थे। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं गोखले कॉलेज से करना चाहती थी मनोविज्ञान, वहां मुझे नहीं जाने दिया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने खुद मेरे पिताजी से बातचीत किया और कहा आपकी लड़की पढ़ने में बहुत तेज है और आप उसको संस्कृत विश्वविद्यालय में भेज दीजिए। कोई वहां पर चुटियाधारी पंडित है, कोई आपकी लड़की को भगा नहीं ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी टच से मस नहीं हुए। बोले बगल में ये जालान कॉलेज है, जो पढ़ना है पढ़ो। वहाँ ये विकल्प ही नहीं था, वहाँ केवल हिंदी ऑनर्स था। तो मैं कसमसा के रह गई। तो इसका मुझे आज तक दुख है। तो लेकिन आपका परिवार जो है उत्तर प्रदेश का है, आप उत्तर प्रदेश के ठाकुर परिवार से हैं, तो कोलकाता का शिफ्टिंग कैसे हुआ? अब ये मेरे जो बाबा जी थे ठाकुर विश्वनाथ सिंह, उनके पिताजी ठाकुर रंजीत सिंह, वो आजमगढ़ के तरमा गांव के थे और वो वहां से उनको बिजनेस के व्यवसाय की उत्कंठा थी। कलकत्ता उस समय चूंकि भारतवर्ष का अंग्रेजों के समय में कैपिटल ही कलकत्ता था, तो शायद सबसे ज्यादा व्यवसाय का अवसर शायद कलकत्ते में था। तो वो गढ़ ही था, तो वो भी व्यवसाय के प्रति उनकी उत्कंठा होगी, इसके चक्र में वो वहां पर पहुंचे। लेकिन शायद मेरे जो बाबा जी थे विश्वनाथ सिंह, वो उनकी पढ़ने में रुचि थी, तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में वो सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किए थे, टॉपर थे। और वो पेशे से वो वकील थे और एक लीडिंग प्रैक्टिशनर थे कलकत्ता के। बाद में काफी समय तक उन्होंने ये अपना वकालत की प्रैक्टिस की। बाद में उन्होंने अपने ये फादर के व्यवसाय में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने अभिरुचि नहीं दिखाई। जहाँ तक मुझे अपने बचपन की याद है कि बाबा जी राजनीति में, आर्य समाज उसमें और हिंदू महासभा ये सब में ही इंटरेस्टेड थे और हमेशा एक पेंसिल रहती थी, आधी लाल और नीली, और 2-3 आदमी उनके पास आगे बैठे रहते थे और वो उनसे कुछ कुछ लिखवाते रहते थे। ये इंग्लिश और संस्कृत के बुक पढ़ते थे। बल्कि मेरे ग्रैंडफादर तो नहीं व्यवसाय में अभिरुचि लेते थे, मेरे पिताजी ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह वो बहुत अभिरुचि लेते थे और वो पूरा बिजनेस, काफी बिजनेस इन लोगों का फैला हुआ था, उसको नियंत्रण करते थे। तो ये कह सकते, अच्छा आपने दादाजी को देखा है, अपने बाबा को? मेरे दादाजी को देखा है मैंने। तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपका जो नेचर है, जो पढ़ने की इच्छा और चीजों को देखने का एक नया तरीका,
इसमें जो है फिर ज्यादा प्रभाव दादाजी का दिखता है, तो दादाजी का वो प्रभाव था आपके जीवन पे किस तरह का? मेरे ख्याल से हमारे दादाजी का भी जहाँ तक लड़कियों के प्रति उनका दृष्टिकोण था वो शायद बहुत ही कठोर था। इवन उन्होंने अपनी लड़की तक को पढ़ने नहीं दिया, और जो कि उस समय 8-9 बरस की बालिका के रूप में मुझे बड़ा खराब लगता था। वो बहुत ज्यादा स्त्री को नियंत्रण में रखते थे। शायद मेरे पिताजी से भी ज्यादा वो इस मामले में वो कठोर थे। तो ये वो जो दौर था कोलकाता क्योंकि प्रगतिशील माना जाता था काफी, तो वो प्रगतिशीलता का प्रभाव भी कहीं नहीं रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभुत्व वाले परिवार भी और गरीब परिवार भी सभी वहां पे रहे। तो वो जो शिक्षा का जो वहां पर इम्पैक्ट है कोलकाता के अंदर, उसका प्रभाव भी नहीं आया, क्योंकि आपको तो फिर आपके पिताजी ने तो पढ़ाया है। तो फिर ये जब एक होता है कि नहीं, लड़की को बिना पढ़ाए भी काम चल सकता है, तो वहां पर उन्होंने पढ़ाया है, तो वो थॉट प्रोसेस क्या था? और वो जो सारा माहौल है कोलकाता का, क्या उस शहर के माहौल का भी परिवार के सोच के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जब पढ़ाई हमने हायर सेकेंडरी तक का तो क्या घटना घटित हुई मैंने आपको बताया। हायर सेकेंडरी जब मैंने किया तो वो 1968 में मैंने हायर सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी के बाद जब 1969 का जब पीरियड था, उस समय कलकत्ते में नक्सलपंथियों के राजनीतिक गतिविधियां चरम सीमा तक थी। इतना वो आलम था कि जब मेरे ऑनर्स के पेपर्स हो रहे थे, ऑनर्स के पेपर्स हिंदी ऑनर्स मैंने ले रखा था, तो हिंदी ऑनर्स का जो पेपर है यूजुअली उस समय 4 घंटे का होता था, लिखना बड़ा मुश्किल, और मैं थोड़ी स्लो राइटर थी। बहुत नीचे मौत से तुम जिंदाबाद, लाल चीन लाल सलाम करके झंडा फहराया जा रहा था। बहुत ही टर्मोइल था और बहुत ही विकट प्रॉब्लम उस समय समस्याएं थी। शायद ये तो मैं परीक्षा की बात बता रही हूँ, शायद इन सब से भी ये लोग डरे हुए थे, और मुझे अब कहा गया कि अब तुमको कॉलेज में नहीं जाना है, और मेरा कॉलेज जाना रोक दिया गया। लेकिन आज मैं अपनी प्रिंसिपल महोदया को प्रणाम करती हूँ। मेरे घर से कोई नहीं गया, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं वहां पर गई और उनसे मिली, और उनसे मुझे आज भी नाम उनका याद है, मिसेज इंद्रावती सिंह। मैं जो उनके पास गई और उनसे कही कि हमारे घर से हमारे प्रतिरोध लगा है कि मैं नहीं कोई कॉलेज जाऊं, और कैसे मैं परीक्षा पास करना चाहती हूं। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम बनारस से प्राइवेट एग्जाम दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से रोका। तो प्रिंसिपल से, लेकिन मैं इसको चाहती नहीं थी, क्योंकि मैंने करीब 2 साल तक पूरी पढ़ाई, और आखिरी साल में थी, मैं फाइनल ईयर में थी बीए ऑनर्स के। तो जब मैं इंद्रावती सिंह के पास अकेली गई और जब मैंने उनसे अनुनय किया, तो उन्होंने, हमारी प्रिंसिपल महोदया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चूंकि राजनीतिक बहुत ज्यादा इस समय गतिविधियां बहुत कठोर है और सिस्टम के अनुकूल नहीं है, तो इसमें मैं तुमको इसके फॉर्म भरवा दूंगी, तो मैं तुम्हारा फॉर्म भरवाऊंगी और तुम फाइनल एग्जाम दो। और इस तरह से मुझे बड़ा कष्ट का, क्योंकि ऑनर्स में मुझे रेफरेंस के तौर पर मुझे पढ़ना पड़ता था, लेकिन मुझे पुस्तकालय भी जाने की अनुमति नहीं थी। मुझसे कहा जाता था, मेरे पिताजी तुम्हें जो पुस्तक चाहिए मैं तुमको ला दूंगा। अब मैं उनको क्या पुस्तक बोलूं, मैं जब खुद देखूंगी, पुस्तकालय जाऊंगी तब तो मैं जानूंगी, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया, मेरा ऑनर्स में भी नंबर अच्छे आए, लेकिन बहुत परेशानी हुई। और लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह का जो है प्रतिरोध होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए सुविधा उपलब्ध करा दें, और जो अगर बच्चे की इच्छा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा समाज को और समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ कई परिवारों में हम नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चे को, कारण जो भी हो, चाहे सुरक्षा का कारण हो या रूढ़िवादिता हो। वहीं इंद्रावती सिंह जैसे प्रिंसिपल भी थे जो पढ़ के प्रिंसिपल बनी है। तो ये परिवारों में किस तरह का थॉट प्रोसेस, मतलब ये कहाँ था? अगर मैं सामाजिक वर्गीकरण करूं तो
कहाँ पर जो है ये महिलाओं को पढ़ाने का प्रभाव दिखता था कि हाँ जाने दो, नौकरी करने दो? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक तरह से ये था उस समय की इतना पढ़ा दो शादी हो जाए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि मेरी माँ जो है बिल्कुल निरक्षर है, तो नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि मेरे नाना जी खुद कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। तो कम्युनिस्ट नेता होने के बावजूद उन्होंने बेटी को नहीं पढ़ाया। तो ये जो चीज है ये तो अलग अलग किस्म के परिवारों में अलग चीजें हैं। तो एक तरफ इंद्रावती सिंह है, एक तरफ मेरी मम्मी है, एक तरफ आपका परिवार है। तो ये सामाजिक वर्गीकरण आप उस समय कैसे देख रही थी? मैं खुद इस चीज को समझ नहीं पाती, क्योंकि मैं जब खुद देखती हूँ तो मेरे पति मुझसे भी 10 वर्ष बड़े हैं, और उनसे भी बड़ी बड़ी मैं महिलाएं देखती हूँ। जबकि मैं अब फौज में भी देखी, क्योंकि वो फौज में प्लास्टिक सर्जन है। तो और मैं बाहर भी देखती हूँ, मेडिकल कॉलेज में भी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी मैंने देखा अपने शादी के बाद जब मैं आई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये भी तो, इनके भी तो। और बल्कि मैंने ब्राह्मण और अग्रवाल समाज, बनिया समाज में ये चीज ज्यादा देखा कि लड़कियों को अवसर दिया है। तो मुझे लगता था कि शायद राजपूत इसीलिए पिछड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी लड़कियों को अवसर नहीं दिया। क्योंकि वो लोग, मेरे पति से भी बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां, वो लोग उच्चाधिकारी थी और मेडिकल की सुपर स्पेशलिटी कर रही थी। एक चीज तो ये कुछ, इस चीज को मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों है और क्यों इन लोगों में इस तरह की चीज आई। जबकि मेरे पिताजी, मैं पढ़े लिखे परिवार से थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पढ़ाई का योग नहीं था। सिर्फ लड़की के लिए इस तरह का प्रतिबंध क्यों? लेकिन समाज में हमने बात की, इसमें प्राय सवर्णों की बात हुई, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की, और वो जो दौर था जिसमें दलित दबे हुए थे, दलितों में बच्चियों को पढ़ाने का क्या उस समय, अभी तो मैं गांव में जब जाता हूँ, मेरे गांव, तो मुझे दिखता है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने भेज रहे हैं स्कूल। अब ये नहीं पता कि वो चाहते हैं उनका कैरियर बनेगा शादी कराने के लिए, लेकिन भेज रहे हैं। क्या ये परिवर्तन वहां पर गरीब तबके में, दलितों में भी आना शुरू हुआ था या नहीं हुआ था, या आपको लगता है बहुत बाद में आया? वो बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा उस समय नहीं था। अब जब उच्च क्लास में ही नहीं था तो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी तो नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना ज्यादा था। अच्छा, एक चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपकी शायद लव मैरिज हुई, क्योंकि होता क्या है कि जब इतना बड़ा परिवार, समृद्ध परिवार, व्यावसायिक परिवार हो तो वो वैसा ही परिवार देखता है। लेकिन आपके हस्बैंड जो है वो नौकरी में थे, फौज में थे, तो ये जो है कॉम्बिनेशन कैसे बना? क्या वो भी किसी जमींदार परिवार के साथ रहा, या नौकरी वाला लड़का चुनने के पीछे कारण क्या था? तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपने पसंद किया हो। मैं उस समय सिर्फ मैंने ग्रेजुएट ऑनर्स का एग्जाम ही दिया था, और मैं 18 साल की थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारी शादी कर देता हूँ, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और तुम्हारा पति अपने जो आगे पढ़ाए वो पढ़ना, और मैं तुम्हारी शादी करूंगा ही। वो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे। और अब उसके बाद मैं तो पढ़ने का सवाल आगे, अब चूंकि शायद मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए पढ़ाया, ग्रेजुएशन करने दिया, शायद उस समय भी जो डॉक्टर इंजीनियर जो होते थे, वो डॉक्टर इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल या योग्य लड़का जो है, मेरे पिताजी समझते जो सुपात्र अपनी कन्या के लिए खोजता था, उस श्रेणी का, उस वर्ग का, समृद्ध घराने का बेसिक मिनिमम जो है वो बीए तो होना ही चाहिए था। शायद अगर मैं बीए ग्रेजुएट नहीं होती तो शायद कर्नल IP सिंह मुझे रिजेक्ट कर देते। लेकिन अब रही दूसरी चीज जो आपने सवाल किया कि व्यवसाय, ये मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिताजी ने क्या देखा था क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत उस समय बच्ची थी, बंधे हुए वातावरण में। लेकिन मेरे पिताजी
कभी भी मेरी बिजनेस फैमिली में शादी नहीं करना चाहते थे। उस समय हमारे यहाँ के कई ईस्टर्न यूपी के लोग मुंबई में जो है वो बड़े बड़े बिजनेस में थे। मेरे पिताजी नहीं करना चाहते थे। मेरे पिताजी ये चाहते थे कि प्रोफेशनल से शादी करना चाहते थे। तो मेरे पिताजी ये भी नहीं चाहते थे कि आर्मी में हो, वो चाहते थे, चूंकि वो व्यवसाय में थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो हमेशा यही चाहते थे कि जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूं वो प्रैक्टिस करे और पैसा अर्जित करे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ये था कि पढ़ाई के प्रति बचपन से ही मेरी अभिरुचि बिल्कुल अलग थी और मैं पढ़ाई के प्रति मेरा बहुत ध्यान था। धन के प्रति कभी मेरा आकर्षण नहीं रहा, जबकि मेरा जन्म धनिक समाज में हुआ। लेकिन मैं जो मेरे पिताजी एक दूसरे किसी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता था प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस के प्रति था, उसने मेरे पिताजी की काफी चाटुकारिता करी। और ठाकुर वैसे भी चाटुकारिता पसंद होता है। उसने मुझे कहीं छिप के देख लिया था। उसने पिताजी के कहा कि मैं तो आपकी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन अब मेरे जिनसे मेरा विवाह हुआ है डॉक्टर कर्नल इंद्रपति सिंह, वो उस समय सर्जन थे और वो केवल MBBS था। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा नहीं, इतना मुझे अवसर जरूर मिला। मैंने कहा नहीं, मैं तो जो ज़्यादा क्वालिफाइड है उससे मैं शादी करूंगी। तो इस कारण मैं मेरे और चूंकि वो दौर था कि उस समय लड़की के बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता था। लेकिन हाँ, उस समय भी मेरे जो है मेरे जो पति जो थे वो एक मामले में तो काफी जागरूक थे। मैंने एक अपने संस्कृत में अपने हायर सेकेंडरी में एक जिमूत वाहन करके एक पाठ पढ़ा था। वो पाठ जो है उसका जो वाक्य 2 पन्ने, एक पहले शुरू होता है पहले पन्ने में और दूसरा जो उसका पूरा का पूरा एक ही वाक्य है और बहुत ही अलंकृत और सुसंकृत शब्दावली उसकी है। और वो 2 पन्नों में ही एक वक्त में ही वो पूरी कहानी है। उसमें शंखचूड नाम का वो लड़का है, अपने लिए पत्नी की एक प्रस्थ धान लेकर अपनी पत्नी की खोज करता है। तो शायद वो बहुत लंबा विवरण हो जाएगा, तो शायद वो शंखचूड की छवि मुझे अपने पति में दिखाई दी कि सुन भी रखा था मैंने कि वो अपनी पत्नी के चयन में बहुत सारे गुण देखना चाहते थे। तो थोड़ी मैं भयभीत भी थी कि कहीं मेरा चुनाव में मैं कहीं मुझे काट दी ना जाऊं। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। जबकि उनके बड़े भाई ने भी मुझे देखा था, उनके जीजा जी ने भी मुझे देखा। मेरी परेड तीसरी बार करवानी पड़ी क्योंकि डॉक्टर इंद्रपति सिंह मुझे खुद देखे, जब स्वीकृति दिए तब मेरा विवाह हुआ। पर आपने उनको देखा नहीं था? नहीं, मैंने लेकिन उनको आपने नहीं शायद देखा। उस दिन कुछ बताया था, हाथ उनका, वो बैठे हुए थे, उनका हाथ जो है एक हाथ दूसरे हाथ पे था। मैंने इतना देखा कि उनका रंग साफ है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो सिर्फ हाथ देख के आपने लड़का पसंद किया और उसकी डिग्री? मैंने फोटो देख रखी थी और मैं जानती थी कि ये ऑलरेडी MS जनरल सर्जरी पढ़ने में अच्छे हैं। इतना मेरे लिए बहुत यथेष्ट था। अच्छा, माँ का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। हमने पिता की बहुत सारी बात की, माँ का जिंदगी में क्या रोल रहा? मेरी माँ एक बिहार के प्रतिष्ठित और धनिक समाज से थी और बहुत, उनकी भी शादी 16 साल में हो गई थी। और माँ हमारी शुरू से बहुत ही आराम पसंद और सुविधा पसंद महिला थी। साथ में उनको सहायकों के ऊपर प्रशासन करने का एक, जो कि समृद्ध घराने की एक परंपरा रहती है, वो थी। तो माँ का कोई बहुत बड़ा योगदान तो मेरी परवरिश में रहा नहीं, जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है। तो मेरे पिताजी काम की बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी रात को मेरे पिताजी आते थे, मुझसे बातचीत करते थे, यही बताओ आज तुम्हारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और पूछते थे। इस मामले में तो मेरे पिताजी लड़कों से ज्यादा मुझसे बातचीत करते थे, और मुझे कोई फ्रॉक चाहिए होता था तो मुझे ला के देते थे। मेरे जीवन पर मेरे पिता का ज्यादा असर है माँ की अपेक्षा, बल्कि माँ को बहुत पसंद नहीं आता था। कहती थी बहुत ज्यादा बच्चे लड़की से बात कर रहे हो, ससुराल जाएगी। उस जमाने में एक अज्ञात सा भय दिखाते थे ससुराल का। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले ही विवरण दिया है कि उनको अपने ही प्रबंधन और अपने ही आवश्यकताओं की पूर्ति, और जो एक उनके सहायकों का एक लंबा चौड़ा जो उसकी संख्या थी, उसके प्रशासन में ही उनका समय पूरा निकल जाता था। लेकिन फिर आपने जो है इस चीज को, जो मुझे पता है क्योंकि आंटी के पुत्र मेरे मित्र हैं, तो जो मुझे पता है आप इस चीज को बहुत पसंद नहीं करती थी। देखो, मुझे लगता है कि सुविधाएं जब मिलनी हो, इतनी सारी सहायिकाएं हों, तो आप उसी परिवार में बच्ची रहते हो, आप पसंद नहीं करती थी। तो इसका कोई कारण था या ऐसे ही? देखिए, प्रकृति ने पुरुष और स्त्री दोनों बनाया है। मातृत्व का वहन नारी करती है। नारी में त्याग, ममता, सहानुभूति और धीरज, लगन, सहिष्णुता ये होनी चाहिए। अगर नहीं, चाहे कितना ही वो आगे बढ़ जाए, चाहे वो कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, लेकिन बच्चे का पालन पोषण जो है वो नारी ही करती है। मैं नहीं कहती कि नारी केवल घर की परिधि में ही सीमित रहे, आगे बढ़े, सब कुछ करे, लेकिन जो प्रकृति ने दिया है, क्योंकि जो बच्चे का वाहन है वो पुरुष नहीं करेगा, पुरुष के घर में नहीं होगा, वो नारी के घर में होगा। तो उसके लिए तो नारी को में ये गुण आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और उसको, मुझे ये लगता था कि मुझे जो चाहिए, मैं हमेशा ऐसे, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज होती है जिस पर सब कुछ आदमी परेशान हो और अपना सर अपनी माँ के कंधों पे रख दे तो कितनी भी विपत्ति हो वो सब कुछ भूल जाता है। और माँ जो है वो उसको कहती है कि बेटा, आगे वाला जो है वो समय तुम्हारा आएगा और तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, जिससे कि मैं वंचित रही। और इसके लिए मुझे वो धन, वो वैभव और वो चीज मुझे कभी आकृष्ट नहीं करी, क्योंकि परिवार जो है और घर जो है, उसकी जो ईंट है वो प्यार से बननी चाहिए। वो पैसे से ईंट में, एक छोटे से कमरे में आपको प्यार मिल सकता है, एक अट्टालिका जैसे और तमाम सुख सुविधाओं से समृद्ध में भी अगर उस घर की माँ जो है वो अगर प्यार नहीं दे पा रही है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान नहीं दे पा रही है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही है, तो हमारे ख्याल से उससे कहीं अच्छा वो एक कमरे का घर है। इसीलिए कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक भरी मैदा से। तो आपने, लेकिन पूरा, जब आपके दोनों बच्चे हुए अतुल जी, तो आपने इस चीज को पूरा ध्यान रखा कि वो आप करें, तो क्या यही कारण था कि जो आपको लगा कि कमी रही, उस कमी को मैं पूरा रखूं? क्योंकि वो दोनों जो है आपके प्रति बड़ा वो रहते हैं कि माँ ने कितना ध्यान रखा। अब ये तो बेटा, मैं कब जूता बांधते बांधते, बच्चों का फीता बांधते बांधते कब बच्चे बड़े हो गए मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं उनकी छोटी छोटी चीजों का जो मेरी समझ में आता था, मैं हमेशा, मुझे एक ही भगवान से, मुझे ये भी कभी नहीं रहा। हालांकि हमारे परिवार के लोग राजनीति में भी काफी कार्यकुशलता और उच्च पद पर अधिष्ठित रहे हैं, लेकिन कभी मेरा राजनीति में योगदान नहीं रहा। कभी मुझे अपने लिए कुछ चाहिए इसका भी भान नहीं रहा। मेरी अपने जीवन में एक ही इच्छा रही कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा करें और केवल परिवार और
मेरा ही नाम रोशन नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करें। और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों ने ये काम किया और मैंने उनको कभी कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चे तो छोड़िए, आज भी वो इतने बड़े हो गए हैं तो भी मैं उनको उनकी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखती हूँ। जी, तो एक बार दोनों बच्चों के बारे में आप बता दें। मेरा बड़ा बेटा अतुल सिंह है जो कि 1998 बैच का आईपीएस ऑफिसर है। उसने ऑक्सफोर्ड से फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स किया और ब्रिटिश ट्रेवलिंग स्कॉलर है। शायद उसको छात्रवृत्ति या ना मिलती तो वो ऑक्सफोर्ड से नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय फौज से मैं तनख्वाह भी बहुत कम मिलती थी। उसके बाद उसने ऑक्सफोर्ड से पीपीई किया, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ किया, वॉर्टन से एमबीए किया। आज वो फेयर ऑब्जर्वर का फाउंडर, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ है और वो दुनिया के बहुत सारी देशों के सरकार के नीतियों में उसकी भागीदारी है। लोग उससे सलाह पूछते हैं और पूरे विश्व भर में उसके व्याख्यान होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सजग रहता है। मैंने उसको अपनी मातृभूमि के प्रति उसको अग्रसर किया कि तुम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में तो तुम हो ही हो, तुम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तुम अपने देश के लिए तुम कुछ करो, आओ इधर। और मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ कि मैं अपने बच्चे का ध्यान इस तरफ अग्रसर करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। अब अतुल भारतवर्ष के लिए यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर लिखने भी लगा है और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि उसने मेरे प्रेरणा देने से और मेरे कहने से उसने हिंदी फेयर ऑब्जर्वर भी शुरू किया है। इसके लिए मैं नवीन जी का भी आभारी हूँ और पंकज का भी कि उन्होंने इनको इस काम में अपना योगदान दिया और अतुल अब हिंदी फेयर ऑब्जर्वर भी शुरू कर दिया है क्योंकि हमारी भाषा तो हिंदी है ना। अगर समाज से और उनकी समस्याओं को जानना है तो अपनी मातृभाषा में हम जितना अच्छा संवाद कर सकते हैं उतना किसी में नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक फौज में पति रहे और उनसे मेरी जब बहुत सारी बात हुई तो बहुत सारे उनके ट्रांसफर हुए, बहुत अनुभव उनके अलग अलग हैं। आपके भी कुछ ऐसे अनुभव हैं? एक तो उनके ट्रांसफर को लेके, परिवार चलाने के जो संकट उसमें होते हैं वो कैसे रहे, और कुछ ऐसी यादें जो आपको भी याद हो कि अच्छा भले ही हमारा सीधा लेना देना नहीं हो लेकिन देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रम का प्रभाव कुछ आपके ऊपर हुआ हो। फौज शायद बहुत अच्छी चीज है। फौज में जो चीज सिखाते हैं वो शायद आप बाकी जगह नहीं सीख सकते। आर्मी की सबसे बड़ी चीज एक चीज है कि आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सिखाते हैं। जब आप एक समृद्ध घराने में पैदा होते हैं तो आपको माँ बाप सारी सुख सुविधाएं दे देते हैं, या आप किसी एलिट सर्विस में आ जाते हैं तो तमाम आपको सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन फौज में भी सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, फाइटिंग फोर्स में है। लेकिन मेरे पति जो हैं वो स्पेशलिस्ट ज्वाइन किए, एज सर्जन ज्वाइन किए, तो मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही रहे। तो उन हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं और पोस्टिंग्स के कारण भी कभी आपको घर मिलता है, कभी आपको घर नहीं मिलता है। तो कभी अगर आपको पति के घर साथ रहना है तो आपको इस समझना पड़ेगा कि आप एक कमरे में भी एक गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको घर मिलने में टाइम। और मैं डांट भी बहुत खाती थी लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा रहती थी कि मैं डॉक्टर साहब के संग रहूं, बच्चों के संग रहूं। मुझे अलग अलग रहना अच्छा नहीं लगता था। इसके कारण मैं एक मेस में, एक कमरे में भी रहती थी। चूंकि बच्चे को मेरे हाथ का खाना पसंद था तो इसलिए वो कमरा भी जो होता था वो थोड़ा सा आर्मी ऑफिसर्स मेस से अलग होता था, तो उसमें वो सब सुविधाएं नहीं रहती थी। तो लेकिन कभी घर होता, कभी नहीं होता, तो ये चीज तो है। और दूसरी चीज, बच्चों में भी तरह तरह की भाषा को, संस्कृति को समझने का एक अवसर मिल जाता है।
और एक ही जगह आप रहते हैं तो आप पूरी विलासिता की चीजें भी आजकल लोग बच्चों को दे देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप रामायण में भी देखें तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुछ परित्याग करके जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ताकि समाज में क्या हो रहा है, अगर आपको शासक है तो आपको समाज के वर्ग में क्या हो रहा है उनकी संवेदना को और उनकी शासन को समझने के लिए आपको जाना होगा। उसके लिए केवल रामायण ही उदाहरण नहीं है, इवन हर्षवर्धन भी गए। राजनीतिक उथल पुथल का भी मैंने देखा है। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी का वध वहां पे हुआ था, तो उस समय मुझे कोई चीज, तो मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, धुआं धुआं। अचानक सुबह सुबह हम लोग कैंट में थे, आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब थे, तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने चलो कुछ जरूरी चीज खरीदनी थी, मैं कहा नहीं जाऊंगी, बहुत गड़बड़ है। बोले नहीं आज के दिन तो कुछ नहीं होगा। तो उस दौरान मैं गई थी, हालांकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन रास्ते में ऐसा कोई घटित नहीं हुआ। अच्छा, 72 वॉर की याद है आपको? नहीं बेटा, 71 वॉर में मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी 72 मई में शादी हुई है। अच्छा, आपके परिवार में पिताजी जो है हिंदू महासभा के साथ रहे, आपके भाई जो है उनका बहुत नाम रहा और वो चर्चा में बिल्कुल नहीं आए। उनका नाम अमर सिंह है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे। तो उनके साथ कैसा संबंध रहा? मेरा भाई जो है वो मुझसे 3 साल छोटा था और वो शुरू से उसकी राजनीति में बड़ी अभिरुचि रही। और अगर मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन कभी वो डॉक्टर नहीं बना। उसको राजनीति में शुरू से उसका था और वो अपने मंसूबों में उसके मंसूबे भी पूरे हुए। पर कभी मुझे लगा, मुझे उसकी जीवन शैली कभी मुझे ठीक नहीं लगी। तो क्योंकि वो जिसके प्रति आकर्षित हो रहा था उसमें आडंबर, दिखावा और अपना तो नहीं था, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। और धीरे धीरे मेरा उससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो धीरे धीरे जब उसको मैंने संस्कृत में श्लोक पढ़ा था कि पद और यश और पैसा जब आ जाता है तो व्यक्ति मदमस्त धतूरा खा के जैसे हाथी हो जाता है, उस तरह से हो जाता है। तो शायद उसको भी चढ़ गई थी सत्ता और पद और शासन। वो अपने को एक अलग वर्ग का, समाज का समझने लगा था। उसको लगता था कि शायद मैं उस वर्ग में हूं नहीं। शायद मेरे पति जो है शुरू से काफी आइडियलिस्ट थे, तो उसको लगा कि उसके शब्दों में कि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है, तो दूरी रही। मैं कभी न वो कभी बताते थे कि मेरा परिचय कि मेरी बहन है, हालांकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। और लेकिन तो कोई घटना कभी कोई घटी नहीं जिससे कि कोई चीज आहत हुई हो। पर समाव अदर मैं यही कहूंगी कि वो अपने को डिफरेंट वर्क का ही समझने लगे थे। और शायद मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि मुझे भी उनकी वो जीवन शैली बहुत अच्छी नहीं लगती थी। और मैं इस मार्ग के लिए भगवान को धन्यवाद भी देती हूँ कि शायद उससे मैंने अपने बच्चों को बचा रखा और मेरे बच्चों ने अच्छा किया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण का विषय है और मैं उसके लिए आभारी हूँ। अच्छा, मैं इस पे एक बार फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले दादाजी वो राजनीति से रहे, भाई राजनीति से रहे, लेकिन और आपके परिवार में वो सारी परिस्थिति आप जो है दुनिया देखती है। आप जब हम बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा, चीजों को अपने हिसाब से देखा, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हों, तो आपके अंदर वो सारी क्षमता थी कि आप भी चाहती तो राजनीति में आती और आपको सफलता भी मिल जाती। तो आपने एक बार भी ये विचार आपके मन में नहीं आया कि ठीक है, मैं भी एक बार प्रयास करती हूँ सामाजिक जीवन में जाने का?
इसका मैं आपको बताऊं, जीवन जो है ना, हमारे पास में दिन घंटा भगवान ने उतने ही दिए हैं जी। और मेरे मुझे पता नहीं क्यों मुझे कभी अपना ध्यान नहीं रहा कि मैं अपने लिए क्या करूं। मुझे ना अपनी सुध रहती कि मैं अपने लिए कुछ करूं। मुझे सिर्फ एक ही सुध रहती थी कि मैं अपने पति को और अपने बच्चों को का अपने कर्तव्य नहीं, मुझे अपने उत्तरदायित्व या का निर्वहन कर सकूं। एक ही रहता था कि ये बच्चे जो हैं हमारे बहुत अच्छा करें। और कभी अगर सच पूछिए तो, दिल की बात पूछिए तो, कभी मुझे ये लगता था कि मेरे बच्चे इतना अच्छा करें कि मुझे कभी अपने मायके वालों के पास जाना ना पड़े और उनसे कुछ मांगना नहीं पड़े। ये मेरी भगवान से दिली इच्छा थी। और चूंकि मैं जिस परिवार में जिस ब्याही गई थी, मेरे पास कोई भी विरासत में कोई चीज नहीं थी, सिर्फ मेरे पति की फौज की तनख्वाही थी। न कोई मेरे पास संपत्ति थी और न मेरे पास पैसा था, तो बड़ा कठिन था। एक समय यह भी दौर आया कि 87 में एक छोटा सा आर्मी का फ्लैट भी नहीं मैं खरीद पाई। आज तो स्थिति यह है कि पेंशन भी अच्छी है, सरकार ने पेंशन में भी सुधार किया है। तो मुझे इसका आज अफसोस भी नहीं है कि मैंने क्यों नहीं किया। शायद जो मेरी उपलब्धि है वो मेरे बच्चों की उपलब्धि मेरी उपलब्धि है। बच्चों की उपलब्धि पे एक तो अमित जी का आपने नहीं बताया, मैं एक वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ एक ये मौका भी था, देखिए जो भी है परिवार तो मातृक अपना ही है, धन भी बहुत है, आपके पास ये भी संभावना थी कि बच्चे इतने जब समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो वो एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपके मायके से सहयोग मिल सकता था। और शायद उन्होंने ऑफर किया भी था आपके पिताजी ने कि बच्चे चाहे तो ये करने कहा नौकरी में, लेकिन आपने उसके बावजूद भी जो है उनको, आपने पहले भी कहा कि देश के लिए काम करें। मैं उस थॉट प्रोसेस को समझना चाहता हूँ कि माँ का, कि जब आपने कहा कि बच्चा जो है आडंबर नहीं अच्छा करे, वो अच्छा करना एक माँ किस तरह से कहे? क्या वो एक कैरियर में एक जगह पे जाना कि तुम ये बनोगे तो अच्छा करना होता है, या अच्छा करने को हम कैसे परिभाषित करें? एक माँ के लिए आज की तारीख में मुझे लगता है, या पिता के लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, उसका अर्थ क्या है? कि मैं कुछ समय पहले नौकरी करता था, मैं बड़े पद पे था, वो अच्छा करना है, या मैं अब नौकरी छोड़ के अपने मन से करता हूँ, खूब खुश रहता हूँ, ये अच्छा करना है? तो ऐसे बहुत सारी दुविधाएं माता पिता को होती हैं। तो ऐसे में आपने एक दिशा दी, आपने ये भी नहीं कहा कि बेटा तुम्हें यही करना है, तो वो अच्छा करना क्या होगा? पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं जी। शायद मैंने जब सूर ग्रंथावली पढ़ी तो मैया मोह चंद खिलौना लई है, तो उस समय शायद मुझे इसका मर्म समझ में नहीं आया। लेकिन अब मैं आज इस उम्र के दहलीज पर जब पीछे झांकती हूँ तो देखती हूँ, जब अतुल छोटा था तो शुरू से ये बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि का था और उत्सुक बहुत ज्यादा था, जिज्ञासु बहुत था। अच्छा, आपके परिवार की जब बात हुई तो आपका मायका इतना समृद्ध था बच्चों के अच्छे करने की बात, हालांकि आपने कहा कि आप नहीं सहयोग लेना चाहती थी, फिर भी अगर वो चाहते तो आपके बच्चे एक अच्छा बिजनेस कर सकते थे। आपने एक बात और कही कि बच्चे का अच्छा करना, आज की तारीख में बच्चे का अच्छा करना जो है ये बड़ा ही मतलब सब्जेक्टिव है, लोग इसको कैसे देखते हैं। क्योंकि क्या वो बिजनेस में अच्छा करता तो आप परिवार से सहयोग ले सकती थी और बिजनेस उनका एक बहुत बड़ा सेट हो जाता, या वो एक अच्छी नौकरी करें ये अच्छा है। आपने उनको प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, लेकिन आपने जो कल हमारी बात हो रही थी, आपने उनको किसी एक की यूपीएससी ही देना है ऐसा भी कोई दबाव नहीं दिया। तो अच्छा करने को लेके ना माँ या पिता आज की तारीख में उनका बड़ा कंफ्यूजन है। मैं एक बड़ी नौकरी में था तो वहां जब था तो सब कहते थे कि नवीन बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने नौकरी छोड़ दी, अभी मैं अपने मन से सब कुछ करता हूँ, खुश रहता हूँ, तो ये अच्छा करना है? या तो ये जो अच्छा करने की परिभाषा है ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए आज की तारीख में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो आपकी वो परिभाषा क्या थी जिसको आपने कहा अच्छा करना? ये एक, और अमित जी के बारे में आप बताना भूल गए थे, मुझे एक वो भी बताइएगा। बच्चे को जैसे नदी की धारा होती है और उसको बहने देना चाहिए,
और अगर आप नदी की धारा में अवरोध लगा देते हैं तो विशृंखल हो जाती है और प्रवाह जो है कभी टूटना नहीं चाहिए। आप बच्चे को वैसे अगर आप ध्यान से देखें, साहित्य पढ़ें, तो चाहे वो रामायण हो और चाहे सूर ग्रंथावली है, जिसमें कि कहते हैं मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूं, तो उसमें दिखाते हैं कि जो अकल्पनीय है उसके प्रति उस कृष्ण की जो है उत्कंठा है कि हमको जो दुर्लभ चीज है वही चाहिए। उसी तरह से जो अतुल थे उनको भी हमेशा जो है वो काफी जिज्ञासु रहे और उनके काफी प्रखर बुद्धि भी थी। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, यूजुअली ज्यादा करके मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो दूध जो है बॉटल को पकड़ के पीते हैं, लेकिन वो एक स्टिक रहती थी, उसमें रंग बिरंगे ये चक्र रहते थे, उस स्टिक उस डंडी में उन चक्र को डालने की कोशिश करते थे। जब वो चक्र चल जाता था तो दूध को निपल निकाल देता था और जब तक वो डालता रहे तब तक ध्यान से देखता था। 2 महीने का बच्चा ध्यान से वो एक डंडी को और उस चक्के में पहनाने की कोशिश करता है। ये द्योतक है कि वो जिज्ञासु है, प्रखर है, और वो भी एक पुरानी चीज हो जाए तो एक नई चीज ढूंढनी पड़ती थी। तो बच्चे की प्रतिभा को हमको अवलोकन करना चाहिए और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, जिसमें बच्चे की अभिरुचि हो, उसी को उसको ध्यान देना चाहिए। शायद सृष्टि में भगवान जब गठन करता है तो हर बच्चे में एक प्रतिभा डालता है। हम बच्चे के ऊपर थोपते हैं, जो इच्छा की पूर्ति हम खुद नहीं कर पाते वो बच्चे के ऊपर थोप कर करते हैं, जो शायद पहले भी हो रहा था और आज ये द्रुत गति से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कई चीजें करवा देते हैं, कई चीजें करवाने से बच्चे का ध्यान, और भी जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, वो बच्चे के ऊपर और भार डालते जाते हैं। शायद उसका कारण है कि वो पर्सनल जो है वो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर समय नहीं दे पा रहे हैं। सो वो सोच रहे हैं कि हम उनको जो है कोचिंग करके उनको इधर उधर उनको इन क्लासेस में भेज कर संगीत में भी, दुनिया भर के वाद्य यंत्रों में भी, फुटबॉल में भी, इधर भी। मैं नहीं कहती सिखाओ, सिखाने का लेकिन उसमें भी बच्चे का ध्यान रखिए क्या बच्चे की अभिरुचि कितना है। साथ में बच्चे की का भी सामर्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितना कर सकता है। उस समय बेटा न तो मेरे पास पैसा था और न मेरे पास इतना मुझे ज्ञान था। हम तो फौज की मच्छरदानी में बच्चों को पाल के बड़ा किए। खुद डॉक्टर साहब एक इंग्लिश की पोएम की किताब पूरा 12 वॉल्यूम था, वो खरीद ले आए थे। अपना हिंदी मीडियम से उसके अंग्रेजी पोएम्स पढ़ते थे और बच्चे को इस तरह से पाल पोस के बड़ा कर दिए। तो आजकल तो मेरा यही कहना है कि बच्चे को अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए, बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको विकसित करना चाहिए और जो बच्चा चाहे वही उसको करने देना चाहिए, तभी वो प्रगति करेगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे 2 चीजें और समझना चाहूंगा। एक तो आपने बात की थी कि एक जो कष्ट आपको रहा कि उस समय में नहीं लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था या बराबरी के मौके नहीं मिले। एक तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आज इतने साल के बाद आपको परिवर्तन होता दिखता है? हो तो रहा है, लेकिन क्या जितना होना चाहिए उतना हुआ? दूसरी चीज जो बराबरी की बात है, बराबरी को लेके अब सवाल बहुत उठते हैं, मांग बहुत उठती है, लेकिन एक होड़ हो गई है। मुझे ऐसा लगता है होड़ भी हो गई है। ये होड़ क्या पुरुषों से होना भी जरूरी है, इसके बिना महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, ऐसा माना जा रहा है। दोनों चीजों पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, तो ये जो पुरुषों से होड़ वाली बात आपने पहले प्रश्न का उत्तर ये दे दिया। होड़ का जो बात आपने कही, फेमिनिज्म का जमाना आ गया है और बहुत ज्यादा लड़कियां उसके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। अच्छा है, जागरूक है, लेकिन ये कोई अतिशय है। अति सर्वत्र वर्जयते, यह कुटुंब के लिए विनाशकारी होगा। अब किन कैसे होगा इसकी मैं व्याख्या करती हूँ, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष और नारी 2 बनाया है, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
जो नारी में गुण होते हैं। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन का आज्ञे का खेल एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें सारे गुण हैं। उसमें एक लड़के और लड़की में जो गुण होते हैं, होने चाहिए, वही गुण बालावस्था का दिखाया है, और वही गुण जो है वो बाद में अपने बृहद रूप में आ जाता है यौवनावस्था में। तो लड़की में जो गुण होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, परिवार के को कैसे चलाना चाहिए उसका प्रबंधन होना चाहिए। वो अगर लड़की में जितनी होती है, परिवार को जितना बांध के लड़की रख सकती है, उतना पुरुष नहीं बांध सकता है। हम लड़की की तुलना पृथ्वी की से कह सकते हैं। जिस तरह से पृथ्वी की धुरी होती है, उस पर पूरा ग्लोब, पूरा संसार नाचता है, उसी तरह से माँ के ऊपर पूरा परिवार रहता है। परिवार वही अच्छा आगे बढ़ता है जिसकी कि माँ अच्छी होती है। क्योंकि लेकिन अगर माँ, मैं नहीं कहती कि माँ काम ना करे, माँ बाहर जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो बराबर पुरुष के प्रति यदि बराबर का दायित्व मांगेगी, दायित्व तो आपको मिल जाएगा। अगर आप होड़ करने लगेंगे, एक तरह से आप जीत तो जाएंगी, लेकिन एक तरफ से हार जाएंगी, क्योंकि जो चीज नारी कर पाएगी वो पुरुष नहीं कर पाएगा। तो आपके परिवार में उस गुण की कमी हो जाएगी। मातृत्व, पितृत्व पुरुष दे सकता है, मातृत्व पुरुष नहीं दे सकता। तो अगर आपने पुरुष से होड़ लगाया, मैं ये उन महिलाओं को कह रही हूँ, के लिए कह रही हूँ जिनके जो कि होड़ लगा रही है, जो बाहर के ऊंचे पदों पर अधिष्ठित है। अगर वो ऊंचे ऊंचे पद पर अधिष्ठित हैं और कार्य कर रही हैं, इससे बड़ी गर्वानुभूति नहीं हो सकती। तो मैंने खुद इस चीज को आज 70 साल की उम्र में महसूस करती हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, जो कि मैं नहीं बन पाई। डॉक्टर से मेरा विवाह जरूर हो गया, लेकिन साथ में आप यह ना भूलिए कि आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। आपको पुरुष से होड़ आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने होड़ लगाया तो आपका परिवार वंचित रह जाएगा। आपको पुरुष से ज्यादा आपको मातृत्व का वहन करना पड़ेगा। इससे आपका कर्तव्य जो है पुरुष से ज्यादा हो जाएगा। ये उत्तर हमारा हुआ। दूसरा आपका दूसरा था कि अभी ये परिवर्तन, जो परिवर्तन चाहती थी समाज में, क्या वो परिवर्तन महिलाओं के लिए उतना हुआ है, या अपेक्षित जितना था उतना नहीं हो पाया इतने वर्षों? देखिए, हम जो मेरा दायरा है काफी सीमित रहा है, क्योंकि मेरा अधिकांश समय जो है वो परिवार के इर्द गिर्द अपने, चूंकि इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता था, तो मेरा मेरे क्रियाकलाप जो है घर की परिधि के अंदर ही हुए हैं। तो मैं बहुत बृहद रूप से समाज का आकलन तो नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, धनिक समाज या मिडिल क्लास तक जो मेरी अगल बगल आस पड़ोस में जाती है, मेरे हिसाब से आज के युग में लड़के और लड़कियों को बराबर का हक दिया जा रहा है। हर चीज में हक दिया जा रहा है। किसी भी मैंने कहीं भी यह महसूस नहीं किया है कि लड़कियों के साथ पक्षपात हो रहा है। लड़कियों को बराबर अवसर दिया जा रहा है, जहां तक मेरा अनुभव यह है। और अब ये तो लड़कियों के ऊपर है कि लड़कियां अपनी इस अधिकार को का कैसा निर्वहन करती हैं। अच्छा, आपने जब ये बात की थी कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, गर्व की बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपने मातृत्व की बात की, जहां पर की दबाव निश्चित तौर पे महिला के ऊपर बढ़ता है, काम भी संभाले, परिवार भी संभाले, और संभवतः इसी चीज को लेके आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो आपकी इस बात से बहुत से लोगों का आपत्ति भी हो सकती है। तो मैं, आपत्ति तो खैर होती रहेगी, कुछ लोग समर्थन में भी होंगे, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए अगर समझूं तो फेमिनिज्म जो शब्द आज चल रहा है, इस फेमिनिज्म शब्द को आपको अगर परिभाषित करना हो तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? सच बताएं, मैं दुर्गा की पूजा करती हूँ, लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, सरस्वती की आराधना करती हूँ। ये हमारी ये 3 जो है देवियां हैं, और इसके पीछे शायद नतमस्तक पुरुष वर्ग भी होता है। मेरे ख्याल से यह शब्द ही निकाल देना चाहिए।
माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, और माँ की तुलना जो है किसी से नहीं की जाती। और मातृत्व का अगर आपने निर्वहन किया है तो इस शब्द को निकाल ही दीजिए। वो मेरे हिसाब से इस पर यह ऐसा शब्द है कि चर्चा करने के लायक भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये चर्चा करने के लायक वहाँ है, वहाँ आप दिखाइए जहाँ आपको नहीं मिल रहा है। अनावश्यक रूप से जहाँ आपको ये अधिकार मिल रहा है वहाँ आप जबरदस्ती उसको थोपने की कोशिश कीजिए, तो उससे जो है परिवार का कल्याण नहीं होगा, वो विनाशकारी ही होगा। आप जो कह रही हैं ना सोशल मीडिया पे से विवाद होगा बहुत सारा, मेरे बहुत सारे लेखक मित्र से नाराज हो जाएंगे, लेकिन लेखक मित्रों की बात आई तो ये आखिरी सवाल, क्योंकि आप संस्कृत हिंदी दोनों को आपने खूब पढ़ा, साहित्य खूब पढ़ा, तो आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा पसंद क्या क्या रहे हैं आपको, कौन से लेखक, कौन सी किताबें, कौन से पात्र? देखिए, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो मेरे हिसाब से आज भी, मैं जब पढ़ती थी तब भी रामायण था। मैंने 1972 में ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है, और मुझे लगता है कि आज क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जीवन की सारी गुत्थियां अगर सुलझानी हो तो आज भी रामायण और महाभारत से बढ़कर कोई नहीं है। और यदि सबसे बड़ा उपन्यास पूछे तो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास। रही चीज, ये विवाद का विषय नहीं है। मैंने जो आपने हमसे कहा, मैं नहीं कहती कि नारी को बहुत दबाया गया है, बात सही है, उसका इतिहास साक्षी है, मैंने खुद ही अपना उदाहरण दिया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा देश विकसित हो रहा है, जो हमारे संसार में प्रगति हो रही है, कंधे से कंधा मिला के नारी चल रही है, उससे नारी का कर्तव्य, बहुत खुशी है कि नारी आगे बढ़े, लेकिन साथ में उसके ऊपर भार अधिक आएगा ही, क्योंकि बच्चा रोएगा तो बाप के आंचल में नहीं जाएगा, वो माँ के आंचल में जाएगा। और जो गुण, अब तो भगवान से फिर शिकायत करना होगा ना कि जो गुण आपने नारी में डाले हैं वो आप पुरुष में क्यों नहीं डाले। तो और अब मैं अपने छोटे बेटे के बारे में जो आपने कहा था, मैं भूल गई थी। मेरा छोटा बेटा अमित सिंह है, जिसको कि मैं डॉक्टर बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कोई ना कोई डॉक्टर हो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बना। बोला इसमें समय बहुत लगता है, और उसका सेंट स्टीवेंस में एडमिशन हो गया, उसने कंट्री रिप्रेजेंट किया, तो वो बेस्ट डिबेटर रहा, एस्ट्रोलेशन में भी, वर्ल्ड डिबेट में भी। तो उसने कहा मैं जो हूँ वकालत करूंगा। उसका ऑक्सफोर्ड में बीलियल कॉलेज में और कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन हो गया, और चूंकि वो उसने देश का प्रतिनिधित्व किया था, उसको डिबेट अच्छा लगता था, वो लॉ में घुस गया, और उसके बाद आज वो दुनिया के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक है, और वो लिंक लेटर्स में है। और मुझे खुशी है कि वो आज भारतवर्ष का अधिकांश जो है, वो भारतवर्ष की डील जो है वो अमित कर रहे हैं। भारतवर्ष में विदेशों की डील अमित कर रहे हैं, सॉरी। तो इसकी भी खुशी है, आज वो एशिया हेड तो है ही है, साथ में इंडिया के भी हेड हैं। तो ये थी हमारी बातचीत सुधा सिंह आंटी जी के साथ बहुत सारे विषयों पे, और नवीन नुक्कड़ में जुड़े रहिए, ऐसे ही हम और बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आंटी, अपने तक में।